नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल डेली जीके डोज में। आज है 6 अप्रैल और 6 अप्रैल से करंट अफेयर्स के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो हम लोग इस सेशन में डिस्कस किया जाएगा। शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। पहला क्वेश्चन, प्रधानमंत्री मोदी ने हाल ही में किस शहर में IPKF स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित की? इन विच सिटी डिड प्राइम मिनिस्टर रिसेंटली पे ट्रिब्यूट एट द IPKF मेमोरियल? IPKF का मतलब हो जाएगा इंडियन पीस कीपिंग फोर्स। ऑप्शन है आपके नई दिल्ली, कोलंबो, काठमांडू या ढाका। तो राइट आंसर है आपका अभी हाल ही में PM मोदी ने कोलंबो के IPKF स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित की। IPKF इंडियन पीस कीपिंग फोर्स भारतीय शांति सेवा को श्रीलंका में शांति स्थापित करने के लिए भेजा गया था। भारतीय शांति सेवा का मुख्य उद्देश्य श्रीलंका में तमिल अलगाववादियों और सरकार के बीच शांति स्थापित करना था। भारतीय शांति सेवा को भारत श्रीलंका समझौता 1987 के तहत श्रीलंका में भेजा गया था। याद रखिएगा, ये मेन समझौता था और इन्हें राजीव गांधी जी के कार्यकाल में श्रीलंका भेजा गया था। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, 2025 के प्रथम नौसेना कमांडरों के सम्मेलन का पहला चरण कहाँ आयोजित किया गया? Where was the first phase of the 2025 Naval Commanders Conference held? ऑप्शंस हैं आपके विशाखापट्टनम, मुंबई, कारवार या कोच्चि। अभी हाल ही में 2025 के प्रथम नौसेना कमांडरों के सम्मेलन का पहला चरण कारवार में आयोजित किया गया। फैक्ट्स देख लेते हैं। नौसेना कमांडरों के सम्मेलन 2025 के दौरान रक्षा मंत्री ने समुद्री सुरक्षा और नौसेना की परिचालन तत्परता की समीक्षा की। रक्षा मंत्री के अनुसार भारत स्वतंत्र, मुक्त एवं नियम आधारित व्यवस्था का समर्थक है, जो शुरू से रहा भी है। अगला क्वेश्चन, 4 अप्रैल 2025 को बर्ड फ्लू, जिसको हम लोग एवियन इन्फ्लुएंजा पर कहते हैं, उस पर उच्च स्तरीय बैठक कहाँ आयोजित की गई थी? Where was the high level meeting on bird flu held on April 4, 2025? ऑप्शन हैं आपके मुंबई, नई दिल्ली, बेंगलुरु या चेन्नई। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, नई दिल्ली। बर्ड फ्लू पर चर्चा करने के लिए बैठक की अध्यक्षता अलका उपाध्याय जी ने की थी। नाम याद रखेंगे आप लोग। इस बैठक की अध्यक्षता अलका उपाध्याय ने की। इस उच्च स्तरीय बैठक का आयोजन मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय के तहत किया गया था। बैठक में बर्ड फ्लू की रोकथाम के लिए 3 आयामी रणनीति तय की गई, जिसमें सख्त जैव सुरक्षा उपाय, मजबूत निगरानी और रोग नियंत्रण शामिल है। एवियन इन्फ्लुएंजा मुख्य रूप से पक्षियों को प्रभावित करता है। अगला सवाल है हमारा, पहला अंतरराष्ट्रीय पेंशन अनुसंधान सम्मेलन IRCP 2025 कहाँ आयोजित किया गया है? IRCP हो जाएगा आपका इंटरनेशनल पेंशन रिसर्च कॉन्फ्रेंस। Where was the first international pension research conference 2025 held? ऑप्शन हैं आपके मुंबई, नई दिल्ली, पुणे या बेंगलुरु। पहला अंतरराष्ट्रीय पेंशन अनुसंधान सम्मेलन 2025 नई दिल्ली में आयोजित किया गया। IRCP 2025 का उद्घाटन पंकज चौधरी जी ने किया। IRCP 2025 का आयोजन पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण और इसके साथ IIM अहमदाबाद द्वारा किया गया है। ध्यान रखिएगा, ये दोनों ही जो बॉडीज हैं, इन्होंने इसका आयोजन किया। डॉक्टर राजीव मोहंती ने राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली को भारत के पेंशन क्षेत्र की आधारशिला कहा। इसका उद्देश्य क्या है? तो भारत में वृद्धावस्था आय सुरक्षा को मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित करना, और इस प्रोग्राम में विश्व बैंक यानी कि वर्ल्ड बैंक और पेंशन विशेषज्ञ, पेंशन एक्सपर्ट जैसे प्रमुख वैश्विक संस्थाओं की भागीदारी भी थी। अगला सवाल है हमारा, आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना लागू करने वाला 35वां राज्य या केंद्र शासित प्रदेश कौन बना है? Which state or union territory became the 35th to implement आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना? ऑप्शन हैं आपके महाराष्ट्र, दिल्ली, पंजाब या राजस्थान।
तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, दिल्ली। दिल्ली सरकार ने आयुष्मान भारत योजना को लागू करने के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया। ध्यान रखिएगा इसका, किसके साथ समझौता किया है? राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के साथ। पीएम जन आरोग्य योजना एक आश्वासन योजना है। आयुष्मान भारत योजना आर्थिक जाति जनगणना के आधार पर 50 करोड़ लोगों को इसके दायरे में लाती है और दिल्ली सरकार केंद्र सरकार द्वारा दिए जाने वाले 5 लाख रुपए के कर के अतिरिक्त 5 लाख का टॉपअप भी देगी, यानी कि टोटल 10 लाख रुपए। अगला सवाल, बस्तर पंडुम कार्यक्रम किस राज्य में आयोजित किया गया? इन विच स्टेट वॉज द बस्तर पंडुम प्रोग्राम ऑर्गेनाइज्ड? ऑप्शन है आपके झारखंड, छत्तीसगढ़, ओडिशा या मध्य प्रदेश। अभी हाल ही में बस्तर पंडुम कार्यक्रम छत्तीसगढ़ में आयोजित किया गया है। किनके उपलक्ष्य में? महाराजा प्रवीण चंद्र भंज देव, जो जनजातियों के एक नायक थे, उन्होंने जनजातियों के अधिकार के लिए संघर्ष किया था, जिसमें जंगल, जल, जमीन और संस्कृति चारों शामिल थे। बस्तर पंडुम उत्सव को अंतरराष्ट्रीय स्तर की पहचान दिलाने की योजना बनाई जा रही है सरकार द्वारा, और कार्यक्रम के दौरान अगले साल से देश के हर आदिवासी जिले के कलाकारों को इसमें शामिल किया जाएगा, ऐसी घोषणा भी हुई है इस समारोह में। अगले सवाल पर बढ़ते हैं। हाल ही में किन राज्यों में PMGSY 3 के तहत बुनियादी ढांचे को बढ़ावा देने की घोषणा की गई? Recently, in which states has first infrastructure been boosted under PMGSY 3? प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। ऑप्शन है आपके उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और असम, मणिपुर, मिजोरम, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक या इनमें से कोई नहीं। अभी हाल ही में मणिपुर, मिजोरम, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड को प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना 3 के तहत बुनियादी ढांचे को बढ़ावा देने की घोषणा की गई है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्र में गुणवत्तापूर्ण सड़क संपर्क प्रदान करना है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना वर्ष 1999 में शुरू की गई थी। ये ईयर याद रखेंगे आप लोग। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना 3 का मुख्य लक्ष्य पहले से निर्मित सड़कों का उन्नयन और मजबूतीकरण करना है। मतलब जो सड़कें पहले से बनी हैं, खराब हुई हैं, उनको बेहतर तरीके से बनाना और मजबूत करना। और प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना ग्रामीण विकास मंत्रालय के अंतर्गत आता है। अगला सवाल, हाल ही में ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा आयोजित वेबिनार का मुख्य उद्देश्य क्या था? What is the main objective of the recently organized webinar by the Ministry of Rural Development? ऑप्शन है आपके ग्रामीण बुनियादी ढांचे का विकास, ग्रामीण महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए प्रमुख पहलों की शुरुआत, राष्ट्रीय राजमार्गों का उन्नयन या शहरी क्षेत्र में कौशल विकास को बढ़ावा देना। हाल ही में ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा आयोजित वेबिनार का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए प्रमुख पहलों की शुरुआत करना है। यह वेबिनार बजट के बाद परामर्श श्रृंखला की बड़ी थीम का हिस्सा हुआ। इसके अंतर्गत लखपति दीदी योजना का मुख्य उद्देश्य महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाकर उनकी वार्षिक आय 1 लाख से अधिक करना है। ध्यान रखिएगा, इसी योजना के अंतर्गत लखपति दीदी योजना भी आता है, जिसका मुख्य उद्देश्य क्या था? महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना और उनकी वार्षिक आय को 1 लाख से अधिक करना। ग्रामीण महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए दीनदयाल अंत्योदय योजना और साथ ही साथ राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन की प्रमुख योजना भी कार्यान्वित की जा रही है। और बजट 2025 से 26 में महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए महिला उद्यमिता और वित्तीय समावेशन पहल पर जोर दिया गया। अगला सवाल है, भारत में 62वें राष्ट्रीय समुद्री दिवस कब मनाया गया? When did India celebrate the 62nd National Maritime Day? ऑप्शन है 2 अप्रैल 25, 5 अप्रैल 25, 10 मार्च 25 या इनमें से कोई नहीं। तो अभी हाल ही में भारत ने 62वां राष्ट्रीय समुद्री दिवस 5 अप्रैल 2025 को मनाया।
62वें राष्ट्रीय समुद्री दिवस 2025 का विषय समृद्ध भारत, विकसित भारत और नीली अर्थव्यवस्था तथा हरित विकास के लिए युवा है। राष्ट्रीय समुद्री दिवस का मुख्य उद्देश्य समुद्री शिक्षा और नौवहन के महत्व को उजागर करना है। राष्ट्रीय समुद्री दिवस पहली बार 1964 में मनाया गया था और भारत में नीली अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने सागरमाला योजना चलाई है। इसका आयोजन नई दिल्ली में हुआ। अब है हमारे सेशन का आखिरी सवाल। भारत का पहला वर्टिकल लिफ्ट रेलवे ब्रिज कौन सा है? विच इज द इंडियाज फर्स्ट वर्टिकल रेलवे लिफ्ट ब्रिज? ऑप्शन है आपके बोगीबिल ब्रिज, पंबन ब्रिज, कोंकण रेलवे ब्रिज या हावड़ा ब्रिज। तो भारत का पहला वर्टिकल रेलवे ब्रिज पंबन ब्रिज है। नया पंबन रेलवे पुल 17 मीटर तक ऊपर उठाया जा सकता है। यह रेलवे पुल रामेश्वरम और रामनाथपुरम को जोड़ता है। ध्यान रखिएगा, ये दो जगहों का नाम जिनको ये पुल जोड़ता है। नया पंबन ब्रिज 100 वर्षों से अधिक पुराने पुल के पास ही बनाया गया है और इस रेलवे पुल की लंबाई 2 किलोमीटर से भी अधिक है। पंबन ब्रिज तमिलनाडु राज्य में आता है। आज है मेजर संदीप उन्नीकृष्णन के बारे में जानने का दिन। मेजर संदीप उन्नीकृष्णन भारतीय सेना के 51 स्पेशल एक्शन ग्रुप यानी कि नेशनल सिक्योरिटी गार्ड्स के कमांडो थे। इन्होंने 26 नवंबर 2008 को मुंबई आतंकी हमले में वीरगति प्राप्त की। उनका जन्म 15 मार्च 1977 को केरल में हुआ। अब आतंकियों ने जब मुंबई के ताज होटल पर कब्जा कर लिया तब मेजर संदीप अपनी टीम के साथ होटल में घुसे। उन्होंने कई बंधकों को बचाया और अपनी टीम के घायल साथियों को सुरक्षित निकालने के लिए खुद मोर्चा भी संभाला। उन्होंने आखिरी समय तक लड़ाई की और आतंकियों से लोहा लेते हुए ही शहीद हो गए। मेजर संदीप उन्नीकृष्णन को उनकी बहादुरी के लिए मरणोपरांत अशोक चक्र से सम्मानित किया गया और उनका अंतिम संदेश क्या था? डोंट कम अप, आई विल हैंडल देम। ऊपर मत आना, मैं उन्हें संभाल लूंगा, जो आज भी युवाओं के लिए प्रेरणा बना हुआ है। सम्मान के साथ हमें इनका नाम लेना भी चाहिए और हर उस शहीद का नाम लेना चाहिए जिसने भारत के लिए अपनी जान को न्यौछावर किया है। हमारा सेशन आज यहीं समाप्त होता है। रोज नए करंट अफेयर्स के जुड़े रहने के लिए हमको सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।